ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज इन केस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ पर पढ़ सकते हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको सर्च करना है @KKatpal, @KKatpal सर्च करेंगे, आपको एक चैनल मिलेगा जनरल अवेयरनेस कपिल काटपाल, उसी को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स और मेरे क्लासेस के लिंक्स मिल जाएं। एक ऐप होती है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम नाम की एक ऐप होती है, आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, उसको कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन कीजिए। सर्च बार में ये लिखिए और आपको मेरा चैनल इस नाम से मिल जाएगा। 153 के सब्सक्राइबर्स होंगे, इससे ज्यादा होंगे, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फिलहाल मेरा एक कोर्स है प्रो 250, जिसकी क्लासेस में यहाँ पर आज की जो क्लास शेड्यूल है वो है सितंबर की वीकली। सितंबर की वीकली कब होगी? शाम को 4 बजे होगा, ठीक है। और कल से जो भी क्लासेस रहेंगी वो मैं इसको आज शाम तक आपको पूरे इस वीक का शेड्यूल आपको दे दूंगा ताकि आप उन क्लासेस को बहुत अच्छे से फॉलो कर ले साथ साथ, ठीक है। चलिए, आज की पहली न्यूज आई है, वो आई है आरबीआई ने साइन किया रिन्यूड एसओसी टू द एफएक्स ग्लोबल कोड। रिन्यूड एसओसी टू एफएक्स ग्लोबल कोड। अब यहां पर हेडलाइन पढ़ने के बाद आपको इस न्यूज को समझ में आने में दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आ रही होगी क्या चीज है भाई। आरबीआई ने साइन किया, एक रिन्यूअल किया है कुछ एसओसी का, एफएक्स ग्लोबल कोड का। तो चलो इसी हेडलाइन को थोड़ा सा तोड़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं ताकि आसानी से आपको ये न्यूज समझ में आ जाए। आपको हेडलाइन समझ में आ गई ना, आपको पूरी की पूरी न्यूज समझ में आ जाएगी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तोड़ते हैं एफएक्स को। एफएक्स का मतलब है फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जब एक देश दूसरे देश के साथ डील करता है या फिर एक व्यक्ति जो इस देश का है वो बी देश के व्यक्ति के साथ डील करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर कोई मैं घूमने जा रहा हूं बाहर किसी दूसरे देश में, विदेशी लोग यहां घूमने आ रहे हैं, तो उनको यहां पर ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या चीज चाहिए? ऑब्वियस करेंसी चाहिए। कौन सी करेंसी चाहिए? उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव देश की करेंसी चाहिए। अब जब उस रिस्पेक्टिव देश की यहां पर करेंसी चाहिए तो करेंसी कहां से आएगी? कहां से आएगी? बहुत सारे ऐसे डीलर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं जहां से आप करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हो। अब ऑब्वियस है ये करेंसी एक्सचेंज का जो फंडा है, पूरा पूरा, इसको मॉनिटर इंडिया में कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। सुपरवाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड लाइसेंसेस जारी करता है, अप्रूवल देता है, अथॉरिटी देता है, ठीक है। अब जिस तरह से इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही दूसरे देश में भी यहां पर कोई ना कोई उनका सेंट्रल बैंक होगा जो वहां के देश को मैनेज कर रहा होगा। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और उसी तरह से यहां पर आपका दूसरे देश के भी कोई ना कोई ऐसा सेंट्रल बैंक होगा जो वहां के फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर रहा होगा। लेकिन वहां के जो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स है और इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स है वो यहां पर सिमिलर नहीं हो सकते, मैच नहीं करेंगे। तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरे देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति के साथ डील एक बैठा ले, एक कॉमन एक क्या कह सकते हैं, कॉमन थिंग के ऊपर, है ना। तुम भी ये बात मानो, मैं भी ये बात मानो, तो कैसे होगा? वो कहेगा नहीं हमारी बात मानो, वो कहेगा नहीं हमारी बात मानो। तो इसके लिए यहां पर एक ग्लोबल लेवल पर, एक दुनिया के लेवल पर कह सकते हैं, पूरे सारे देशों के लेवल पर एक ऐसी कॉमन संस्था होनी चाहिए जो यहां पर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश करे जिनको यहां पर सभी देश माने। क्यों माने? तभी तो वो डील हो पाएगी, नहीं तो वो कहेगा कि एक ये कंट्री वाला कहेगा मेरे रूल्स मानो, बी कंट्री वाला कहेगा मेरे रूल्स मानो। नहीं, चलो आप हमारे भी मत मानो, मैं आपके नहीं मानता, आपने कॉमन ये जो संस्था है ना इसके मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डन है। तो वही है यहां पर एक ऐसी संस्था जो कि इन तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कोड कहते हैं, ठीक है। और अगर ग्लोबल लेवल पर वो यहां पर कोड बन गए तो दैट इज ए ग्लोबल कोड, और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोड बन जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसको एफएक्स ग्लोबल कोड कहते हैं। आई होप सो कि अब तक एफएक्स ग्लोबल कोड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ऑब्वियस है इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो पूरा फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है, ऐसे दूसरे देश में है कोई ना कोई कंट्री। तो ये जो कॉमन संस्था है जो इन ग्लोबल कोड्स को बनाती है, इन संस्था का आपको मेंबर बनना पड़ेगा, तभी तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, मेंबर तो बनना पड़ेगा। तो यहां पर वही जो आरबीआई है, आरबीआई ने अपनी मेंबरशिप को रिन्यू किया और इस मेंबरशिप को इन्होंने नाम दिया है स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट, दैट इज एसओसी।
स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट, यानी कि हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मान रहे हैं, एफएक्स ग्लोबल कोड को हम मानते हैं। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से जो मेंबरशिप है उसकी रिन्यूअल ड्यू होगी क्योंकि ऑब्वियस है मेंबरशिप आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल 6 महीने 2 साल का सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी रहती है, तो वैसे उसकी वैलिडिटी है। तो वैलिडिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर आपकी एंड होगी, अब उन्होंने रिन्यू किया है। अब मुझे बताओ कि ये न्यूज जो हेडलाइन है ये समझ में आई कि नहीं आई? आई होप सो समझ में आ गई होगी। आरबीआई ने साइन किया रिन्यूड एसओसी टू एफएक्स ग्लोबल कोड, सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक चीज जो मैंने छोड़ी है बताने वाली वो ये है कि सर ये संस्था है कौन सी जो एफएक्स ग्लोबल कोड बना रही है। वो एक्चुअली हेडलाइन में लिखा नहीं होता, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं बताया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो सबसे पहले लेकर चलता हूं ये संस्था है कौन सी। ये संस्था है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी। ये जो संस्था है ये अपेक्स बॉडी, अपेक्स बॉडी मतलब जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपेक्स बॉडी ऑफ द ऑल द बैंक्स, वैसे ही अपेक्स बॉडी है जो पूरी की पूरी दुनिया में प्रमोट करती है, मेंटेन करती है ऑफ द कोड्स, रूल्स को रिव्यू करती है कोड्स को, जो कि 2017 में इसने पहली बार इन कोड्स को यहां पर बनाया था जो कि सारे देश फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद पहली बार इसको रिन्यू किया था, रिव्यू किया मतलब चेंजेस दिए थे 2021 में, फिर चेंजेस आए 2024 में। अब उन्हीं के बेस पर यहां पर पूरी दुनिया यहां पर डील कर रही है। अब आरबीआई इसके अंदर एक मार्केट पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है कोड के लिए। यहां पर ऑब्वियस है कोड मानने हैं, आरबीआई के थ्रू यहां पर सारी संस्थाएं इंडिया में काम कर रही हैं, तो आरबीआई अगर उसका मेंबर है तो सारी संस्थाएं इनडायरेक्टली उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ द कोड। कोड इंटरनेशनल प्रिंसिपल है गुड प्रैक्टिस का कि फॉरेन एक्सचेंज पूरी दुनिया में एक बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से यहां पर चलता रहे। इजी थी न्यूज, कुछ मुश्किल नहीं था, बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। मेरी तरफ से डन एंड डस्टेड है ये खबर। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर सेबी से आती हुई, काफी दिनों बाद हमारे पास आरबीआई सेबी से खबर आ रही है। तो सेबी से जो खबर आई है इसमें इन्होंने कहा है कस्टोडियन की रिक्वायरमेंट 75 करोड़ रुपए कर दी गई इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। तो यहां पर समझने वाली बात आपके लिए दो है इस हेडलाइन में। पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कस्टोडियन क्या होता है, दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क क्या होती है। कस्टोडियन को यहां पर बड़े ही ईजी शब्दों में आपको समझाता हूं, और वो है यहां पर आपका कस्टोडियन यानी कस्टडी। कस्टोडियन कौन होता है? किसी चीज की कस्टडी जिसके पास हो वो कस्टोडियन होता है। आपके पास शेयर्स है, आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, डिवेंचर्स खरीदे, कुछ भी, वो किस फॉर्म में पड़े हैं? डीमैट अकाउंट में पड़े हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े हैं। सिंपल देसी भाषा में बात करूं तो डीमैट अकाउंट मतलब देसी आपके डिजिटल फॉर्म में पड़े हैं। अब जो ये डिजिटल फॉर्म में ये पैसा जो शेयर्स या कोई भी डिवेंचर्स या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट में कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का पड़ा है हमारे पास डीमैट में, इस डीमैट अकाउंट को मैनेज कौन कर रहा है? सर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स मैनेज कर रहे हैं। सुना होगा आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट मैनेज कर रहे हैं। जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट ओपन हो और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े रहे। ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होती हैं छोटी संस्थाएं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर छोटा मोटा गेम खेलते हैं शेयर मार्केट में, जो आप अकाउंट ओपन करवाते हैं डीमैट वगैरह, ठीक है, डन। अब यहां पर आपका बात आती है कस्टोडियन की। सर आपने डीपी बता दी, कस्टोडियन तो अभी तक नहीं बताया। अच्छा एक चीज बताओ उससे पहले कि ये डीपी जो है ये क्या कर रहे हैं? ये मैंने अभी कहा ना डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स को रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपके शेयर्स की कस्टडी, सेफ गार्डिंग, सेफली किसके पास पड़ी है? डीपी के पास पड़ी है। तो डीपी ही तो कस्टोडियन हो गया। कस्टोडियन का मतलब हमने क्या समझा था कि जो कस्टडी करता है, जिसके पास कस्टडी में है कोई चीज, है ना। तो एक प्रकार से डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास भी तो आपका जो शेयर्स डिवेंचर है उसी के पास भी तो पड़े हैं, वही तो सेफ गार्ड कर रहा है। डीमैट अकाउंट उन्हीं के पास तो ओपन है। हाँ सर बात तो सही है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन सर फिर भी क्लियरली समझ में नहीं आई। तो सर फिर डिफरेंस क्या हुआ कि भाई जो डीपी है वही तो कस्टोडियन हो गया। सर डीपी ही तो कस्टोडियन है, फिर डीपी क्यों बोलते हैं? कस्टोडियन ही बोल देना। फिर एक ही काम के लिए दो दो शब्द क्यों है? और वो भी डिफरेंट। एक होता है कि चलो एक दो शब्द है जिनका मतलब एक ही निकलता है, मतलब कि एक होता है ना वो कैब की कुछ टर्म्स होती हैं, है ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स यहाँ पर सिनोनिम्स जिसको आप बोलते हो, है ना, तो सिमिलर है। लेकिन ये कस्टोडियन और डीपी तो दूर दूर तक कोई सिनोनिम्स नहीं लग रहे हैं। लेकिन तो फिर दो शब्द क्यों इस्तेमाल करने? दो शब्द इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि डीपी जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं और कस्टोडियन जो होते हैं वो बिग बिजनेस हाउसेज लाइक दी आपके एफआईआईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफडीआईज हैं, या कह लीजिए म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं जो यहां पर बड़े स्केल पर काम कर रही हैं, बड़े नंबर ऑफ
स्टॉक्स शेयर्स जो है मैनेज कर रही हैं। तो ऐसी बड़ी संस्थाएं जो एक अलग से कस्टोडियन का काम करती हैं, जिनके यहां पर आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज, ऐसे करके आपने कई कंपनी सुनी होंगी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। तो ये जो सिक्योरिटीज जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा नहीं कि आप जाएंगे आप कहेंगे कि हाँ भाई मेरा डीमैट अकाउंट मैनेज कर दो, हो सकता कर ले अगर इन्होंने ऐसा फैसिलिटी दे रखी, लेकिन इनका जो मेजर रोल रहता है, इनका मेजर रोल रहता है बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी संस्थाएं जो है, जो यहां पर आपके कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, जिनके बड़े अमाउंट पे शेयर्स को यहां पर मैनेज करना, उनको सेफगार्ड करना, उनको डीमैट में रखना, उनको हम कस्टोडियंस कहते हैं। तो वही कस्टोडियन की जो नेटवर्थ है, अब नेटवर्थ के ऊपर बात करते हैं। नेटवर्थ का मतलब होता है जो कैपिटल है, जो पूंजी लगाई थी उसने बिजनेस को स्टार्ट करने में, दैट इज द कैपिटल। जो अमाउंट उसने बिजनेस को स्टार्ट करने के लगाई थी उसको हम कैपिटल कहते हैं। और फिर लेटर ऑन, अब ऑब्वियस कैपिटल लगाई तो क्या पर्पज से लगाई थी, भाई साहब प्रॉफिट कमाऊंगा मैं, अर्निंग करूंगा, घर पे बढ़िया रहूंगा, अच्छा खाना पीना खाऊंगा और कुछ सेविंग करूंगा, है ना। प्रॉफिट कमाना अल्टीमेटिव मोटिव ना। अगर आप नौकरी भी करने जा रहे हो तो किस लिए करने जा रहे हो, आपके घर में पैसा आए वही करने जा रहे हो। अगर हम यहां पर आपको पढ़ा रहे तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हमारे घर में भी दो रोटी आए, हम भी पैसा कमा लें। अल्टीमेटली मोटिव ऑफ एवरी पर्सन इज दी प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, हाँ अगर वो सोशल सर्विस में है फिर उसका मोटिव यहां पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता, वो प्योरली यहां पर फिर सोशल सर्विस ही करेगा। कभी भी एक ध्यान रखना, जिंदगी का एक फंडा बता देता हूं, कभी भी सोशल सर्विस और प्रॉफिट मेकिंग कभी भी दोनों इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इवन जितनी भी यहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे रिलायंस है, अगर रिलायंस की एक कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि यहां पर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और दूसरी संस्था का नाम है रिलायंस फाउंडेशन, जो कि यहां पर एक ऐसा एनजीओ की तरह या जो भी मतलब उस सोशल सर्विस में है, तो क्या ये दोनों संस्थाएं कंबाइन हो सकती हैं? नहीं। एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर एनजीओ, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, एज पर जो भी हमारे भारत के जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाए गए, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग की तरह ही काम करेगी। और ये यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन जो है वो एज अ सोसाइटी को डेडिकेट की गई है, सोशल सर्विस की तरह काम करेगी। तो वही मैं एक सिंपल सा फंडा इसी रूप में समझाना, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। अब एक बंदा हो कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं दान दे रहा हूं, ठीक है, दैट इज कंसेप्ट इज डिफरेंट, है ना, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करता है। लेकिन एक अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं एक फ्रॉम द लो पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं, हमारे जो कंपनीज लॉज हैं, कंपनी एक्ट है, उनके हिसाब से बात कर रहा हूं, तो उस हिसाब से सेपरेट एंटिटी होगी। ऐसा नहीं रिलायंस इंडस्ट्री भी यहां पर सोशल सर्विस ही कर रहा है। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री को एज पर सीएसआर, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यहां पर डोनेशन करना है, लेकिन वो भी कंपनीज लॉस के था। वो ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है प्रॉफिट कमा नहीं रही है, प्रॉफिट उसने जीरो कर रखा है क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो सारा का सारा सीएसआर में दे रही है, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मेकिंग इज दी फंडा जो कि हर एक कंपनी फॉलो करती है, फिर चाहे हम टीचर्स हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यहां पर उसी तर्ज पर आप ये कह सकते हैं कि भाई उसका काम है कस्टोडियन, आपका कस्टडी करना, आपके शेयर्स को यहां पर सेफगार्ड करके रखना पूरा का पूरा, तो वो उसका ये काम है, ठीक है, उसका ये काम है। वो यहां पर आपका डीपी से डिफरेंटली काम कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, आपका सेफ गार्ड करके रख रहे हैं। वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से उसका भी कुछ ना कुछ इसके अंदर हिस्सा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर जो प्रॉफिट का फंडा मैंने आपको बताया था कि भाई नेटवर्थ के अंदर क्या चीज आती है, नेटवर्थ के अंदर आपका कैपिटल है प्लस प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट कमाया वो जब कैपिटल में जुड़ जाता है, एवरी ईयर जुड़ता रहेगा, तो वो चीज नेटवर्थ कहला देती है, वो चीज नेटवर्थ कहला देती है। या फिर अगर थोड़ा और टेक्निकल जाऊं, कॉमर्स की भाषा में जाऊं, तो जितने भी हमारी एसेट्स है उसमें से हमारी जो लाइबिलिटीज हैं उनको मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो पोर्शन बचता है वो पोर्शन बेसिकली कैपिटल और रिजर्व्स का ही बचता है, वो पोर्शन मेरे पास नेटवर्थ में कहलाता है, ठीक है। ओके, तो ये है आपका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 75 करोड़ की, मतलब पहले 50 करोड़ थी, अब उसके 75 करोड़ कर दी गई है। एग्जिस्टिंग सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996 को यहां पर थोड़ा बदलाव किया गया और इनका नाम अब सेबी कस्टोडियन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 कर दिया गया है। द प्रोविजन ऑफ न्यू रेगुलेशन विल कम इनटू फोर्स 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन देयर
ऑफिशियल गैजेट, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये लागू हो जाएगा। एग्जिस्टिंग कस्टोडियन आर रिक्वायर्ड टू मीट द न्यू कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट विद इन 3 ईयर्स। तो 3 साल के अंदर अंदर इनको यहाँ पर नई जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी। और एज पर सर्कुलर इंप्लीमेंटेशन डेट ऑफ फेज 2 ऑफ द फ्रेमवर्क, जो कि 1 जून 2025 से, वैसे इन्होंने ऑलरेडी कुछ इन्होंने अमेंडमेंट कर रखे थे, उसके तहत इन्होंने कहा था कि जो चीज फेज 2 में इंप्लीमेंट होनी थी वो 1 जून 2025 से एप्लीकेबल होनी थी, वो 8 अगस्त से होगी, और जो चीज फेज 3 में इंप्लीमेंट होनी थी वो 1 सितंबर से होनी थी, अब उसको भी बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया। तो ये कुछ और बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका। और ये कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट की जो न्यूज यहां पर है वो ये वाली न्यूज है, सिंपल सी न्यूज है। मैंने बस समझाने के लिए इस न्यूज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, नहीं तो न्यूज बहुत सिंपल है। अगर रट्टा मार रहे हो तो मार लो, समझ कर रहे हो तो समझ कर लो कि कस्टोडियन नेटवर्क 75 करोड़ हो चुकी है, बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। अगली न्यूज पे चलते हैं। एनआईपीएल एंड क्यूएनबी ने यहां पर एक साथ मिलकर यूपीआई पेमेंट सर्विस को यहां पर कतर में शुरू कर दिया। अगर आप कतर में घूमने जा रहे हैं और वहां पर आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, आप कतर की जो वहां की करेंसी है, कतर रियाल शायद कुछ समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो जो वहां की करेंसी है वो आपके पास नहीं है, तो लेकिन आपके पास इंडियन यूपीआई है, तो वहां पर अगर आप एयरपोर्ट पे शॉपिंग करने के शौकीन हैं, एयरपोर्ट पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपका इस यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो कतर ने भी अपना यूपीआई के माध्यम से आप यहां पर वहां पर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स पे स्पेसिफिकली फिलहाल उसको कतर के ड्यूटी फ्री, जो कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दोहा में है, वहां पर किया गया। कतर ड्यूटी फ्री हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रहता है। ड्यूटी फ्री का मतलब आप उस जगह से कुछ भी खरीदते हो तो उस पर हमारा जो कस्टम ड्यूटी होती है वो एग्जम्प्ट होती है, वो लगती नहीं है। यानी कि आप अपने पास रख सकते हैं, लेकर खरीद सकते हैं उसको, कहीं पर कोई कस्टम को कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। दैट इज ड्यूटी फ्री एरिया होता है पूरा पूरा, जहां पर बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हो, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे शोरूम्स, बहुत सारी कंपनीज के आउटलेट्स वहां पर होते हैं। तो ये कतर एयरपोर्ट पर भी है। तो वहां पर कतर एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ खरीदना है, तो यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। और ये अब 8वीं कंट्री बन गई है पूरी दुनिया में जहां पर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में भी यहां पर ये ऑलरेडी किया जा चुका है। लेकिन एक चीज है कि वहां पर पूर्णतया इंप्लीमेंट, इनमें से बहुत सारे देश हैं जहां पर पूर्णतया मतलब फुल ऑन इंप्लीमेंटेशन नहीं है कि आप कहीं भी जाइए यूपीआई पेमेंट करिए। वहां कुछ कुछ चुनिंदा जगह पर, लाइक द फ्रांस में आप एफिल टावर की टिकट खरीदने जाते हैं तो वहां पर यूपीआई चल जाएगा। तो इस तरह से चुनिंदा चुनिंदा जगहों पर आपका यूपीआई काम करता है, सारी जगह पे नहीं करता। तो यहां पर 8वीं कंट्री बना है जहां पर यह चीज होने वाली है। तो ये आपके 8 देशों के नाम याद रख लेना। ओके, तो ये कुछ टाइमलाइन दे रखी है। 25 फरवरी 2025 की बात है। क्यूएनबी दैट इज कतर नेशनल बैंक जो है वो पहला बैंक बना था कतर जिसने यूपीआई एक्सेप्ट किया था। ऑब्वियस कोई बैंक एक्सेप्ट करेगा तभी तो यहां पर वहां पर जाकर लोग पेमेंट कर पाएंगे, वहां पर सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं तो वहां का लोकल बैंक ही नहीं एक्सेप्ट करेगा तो कैसे हो पाएगा। सीधा इंडिया के साथ सर्वर के साथ थोड़े ना लिंक है, वहां के लोकल बैंक के साथ लिंक है, तो वो उसने हमारे इंडिया के साथ लिंक कर रखा है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल यानी कि जो मशीन्स होती है, जो स्वाइप मशीन्स होती है, उनको हम पीओएस मशीन्स कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स बोलते हैं उनको, पीओएस जो स्वाइप मशीन्स को टेक्निकल भाषा में, जो क्यूएनबी के द्वारा मैनेज की जाए। अच्छा, अब कतर एयरपोर्ट पे जाकर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वही मशीन्स जो स्वाइप मशीन्स हैं वहीं पर ही आपका क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो जो क्यूएनबी के द्वारा मैनेज की जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई और बैंक के द्वारा मैनेज की जा रही है, आप यूपीआई पेमेंट कर देंगे, जिद आ जाए, नहीं नहीं जी हमने तो पढ़ा था वहां पर ऐसे कैसे, आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, वो क्यूएनबी की मशीन होनी चाहिए फिर ही हो पाएगा। और वो यहां पर उसका टाई अप है नेट स्टार्स नाम की एक पेमेंट एग्रीगेटर के साथ, जो इसके पीओएस टर्मिनल्स को मैनेज करता है क्यूएनबी के। तो क्यूएनबी का मैनेज करने वाली कंपनी है नेट स्टार्स, जहां पर आप जाकर यूपीआई की पेमेंट, अगर उस दुकान पे उस ये वाला नेट स्टार्स की क्यूएनबी की मशीन है तब पेमेंट हो पाएगी। ठीक है, डन अंडरस्टूड। आई होप सो कि न्यूज भी समझ में आ गई। तो हमारे पास अभी फिलहाल थी 3 खबरें बैंकिंग इंडस्ट्री, आरबीआई, सेबी से जुड़ी है। आई होप सो कि इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तसल्ली से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, चल आगे चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक एंड कैशलेस वी ऑफिस इनॉग्रेटेड। ठीक है,
ओके, सो यहां पर है इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक। सेंट्रल टिश्यू बैंक का मतलब है यहां पर जो टिश्यू बैंक की बात कर रहे हैं, ये टिश्यू बैंक वो नहीं है जो आप नेपकिन जिसको समझते हैं, ये वो नेपकिन नहीं है, ये टिश्यू है डेंटल से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड। ये बेसिकली आपका मतलब मैं थोड़ा सा डॉक्टरी भाषा में तो नहीं समझा पाऊंगा, मतलब मेडिकल भाषा में नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं ये कह सकता हूं कि यार कैसे समझा, मतलब हर एक बॉडी आपकी टिश्यू से बनी हुई है ना। वो सेल वेल नहीं होते हमारे बॉडी में, सेल्स होते हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ता ना, तो वही टिश्यू जो है उसी वो जो टिश्यू बने हुए मतलब कि दांत जो है जिन टिश्यू से बने हैं, तो आपको कोई दांतों में गड़बड़ है, खराबी है, कोई भी दिक्कत है, तो आपका जो सर्जरी हो सकती है उसके लिए तो टिश्यू रिप्लेसमेंट करना। आप टिश्यू आएंगे कहां से, तो टिश्यू जहां से आएंगे वो एक बैंक यहां पर पैसे वाला बैंक नहीं है, ये बैंक है जहां पर टिश्यू रखे गए हैं, जहां से आप टिश्यू ले सकते हैं, लाइक हम ब्लड डोनेशन बैंक बोलते हैं, तो जहां से आप ब्लड ले सकते हैं, तो वैसे ये टिश्यू बैंक है, ठीक है। तो टिश्यू बैंक एंड कैशलेस वी ऑफिस, दैट इज वर्चुअल ऑफिस को यहां पर इनॉग्रेट किया गया दिल्ली डेंटल काउंसिल के द्वारा एट दी मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली में, ठीक है। डेंटल हेल्थ केयर को और बेटर करने के लिए जिसको भी जहां पर टिश्यू चाहिए, रिक्वायरमेंट है दांतों के पर्पज से, तो वो वहां से ले सकता है। तो इसको एस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ पेरिडोडोंटोलॉजी एट द मेड्स का मतलब मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है। द सेंटर प्रोवाइड्स पेशेंट्स विद टिश्यू एंड द बोन ग्राफ्ट फॉर डेंटल सर्विस। तो ये टिश्यू और बोन ग्राफ्ट जो भी चाहिए वो उनके लिए दंत शल्य चिकित्सा के लिए उत्तक और अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहां पर बनाया गया, वर्चुअल ऑफिस कहां पर बनाया गया है, दैट इज मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। याद रखना लोकेशन पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। अपेदा का पहला रीजनल ऑफिस पटना बिहार में बनाया गया है। तो अपेदा जस्ट ये क्या हो गया, ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है अपेदा, दैट इज द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला रीजनल ऑफिस कहां पर, पटना में। तो पटना बिहार में यहां पर पहला रीजनल ऑफिस यहां पर हाल ही में ओपन किया गया अपेदा का, पहले नहीं था, पहली बार हुआ। और ये अपेदा का जो ऑफिस है ये फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन सब की मदद करने के लिए किया गया है। सीधी सी खबर। कैग ने साइन किया एग्रीमेंट सीबीडीटी के साथ। सीबीडीटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमारे देश में जो इनकम टैक्स है उनको देखती है, जो इनकम टैक्स आप लोगों को देते हैं, मतलब देंगे फ्यूचर में, है ना, जो मैनेज करते हैं पूरे इंडिया में हम लोग देते हैं। तो इनकम टैक्स को मैनेज करने की संस्था यहाँ पर जो भी है वो सीबीडीटी है, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हो तो इसी ऑर्गेनाइजेशन किसी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हो। तो सीबीडीटी ने हाल ही में कैग के साथ, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, ये काम करती है, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं, अलग इंडिपेंडेंट है, ये काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी अपने यहां पर खर्चा किया, जो भी मुनाफा किया, मतलब जो इनकम हो रही है, जो एक्सपेंस हो रहा है, उन सब का चेकिंग करते रहना टाइम टू टाइम कि भाई साहब सही जगह पैसा जा रहा है, सही जगह पैसा लगाया। मान लीजिए जो बजट में इन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद पैसा लगाया, तो भाई साहब ऐसा तो नहीं है ना कि 100 करोड़ अनाउंस किया तो लगा दिए 200 करोड़ पे, गड़बड़ कुछ 200 करोड़ की गड़बड़ चल रही है। तो वो कैग है, कैग इज दी समथिंग टाइप ऑफ ऑडिटर है ना। ऑडिटर नाम लिखा हो ना, तो ऑडिट करता है, चेकिंग करता है सब चीजों की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फाइनेंशियल थिंग्स की जाती है उनकी वेरिफिकेशन करता है। तो ये दोनों ने यहां पर आपका टाइप किया। इन टाइप के तहत यहां पर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसका फोकस है कुछ ऐसे इनिशिएटिव, कुछ ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप, ज्वाइंट सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो भी यहां पर दोनों संस्थाओं के जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको यहां पर और बेहतर तरीके से चीजें सिखाई जा सके। तो ये देखो यार, सीबीडीटी का काम टैक्सेशन से है, वो भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो दो संस्थाएं जो कि फाइनेंस से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, दोनों की दोनों एक साथ मिलकर यहां पर कुछ ऐसी ट्रेनिंग, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगी जो यहां पर आपका मदद करेंगी उनके एम्प्लॉइज को और आगे बेहतर काम करने के लिए। आईसीसी एंड आईबीपीसी, दैट इज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत। तो यहां पर इंडिया की एक संस्था है आईसीसी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उसी तरह से कुवैत की एक संस्था है इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल कुवैत। इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत यहां पर यह एग्रीमेंट हुआ। आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट हो रही थी मुंबई में, तो लक्ष्य भी क्वेश्चन आ सकता है, आईसीसी ग्लोबल बिजनेस समिट कहां पर हुई है, मुंबई में हो रही है। तो इन दोनों ने मिलकर जो काम किया है उसके तहत यहां पर एक दूसरे देश के साथ मिलकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज,
कंसल्टेंसी सर्विस। तो दोनों की दोनों संस्थाएं मिलकर, ये भी कुवैत की एजेंसी है, ये इंडिया की एजेंसी है, दोनों संस्थाएं मिलकर यहां पर काम करेंगी एक दूसरे देश को ट्रेड बढ़ाने के लिए, एक दूसरे देश के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के पर्पज से ये टाई अप हुआ आईसीसी एंड आईबीपीसी के बीच में। एक और एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट हुआ डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड FIUND का। FIUND दैट इज दी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की। ये एक ऐसी संस्था है जो कि बैकएंड पे काम करती है बैंक्स के। बैंक्स में जब भी यहां पर कोई भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी जांच, उसकी जो एक कह सकते हैं ना जो रिपोर्ट्स हमारे यहां से जनरेट होती हैं बैंक्स की तरफ से, वो FIUIND के पास जाते हैं। बहुत बार कहते हैं ना यार खाते में इतने अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए, खाते में 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल नहीं करना चाहिए, 50,000 से ऊपर का वो पैन कार्ड चाहिए, वो सब चीजें जो भी ट्रांजैक्शन होती है जिनको हम CTR और STR बोलते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, STR, CTR मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो जो भी सस्पिशियस है, जो कुछ भी है, वो हमारे पास FIUIND ने कह रखा है, हमारे सिस्टम्स में कुछ ऐसा उन्होंने क्या कहते हैं एल्गोरिदम बिठा रखा है जिससे जो भी लगता है FIUIND को कि ये सस्पिशियस हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में हो सकती है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको रिफाइन करके उन एल्गोरिदम के हिसाब से FIUIND की उन तक ये रिपोर्ट्स को भेज देता है। फिर FIUIND उनको स्क्रूटिनाइज करके आगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको लगता है कि ये वाली ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स वालों को चाहिए तो इनकम टैक्स वालों को, ये GST वालों की मदद करेगी GST वालों को, ये अब हर ED की ट्रांजेक्शन, ये भाई KYC वो कर रहे हैं, ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर रहे हैं तो उनको भेज देता है। तो FIUIND बेसिकली एक प्रकार से बैंक्स के साथ लिंक में रहते हैं और बैंक्स में हो रही ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते रहते हैं। तो वही FIUIND ने हाल ही में डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस के साथ टाई अप किया। उसके साथ टाई अप करके क्या कर रहा है भाई साहब, इसके साथ टाई अप करके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये कर रहा है कि जितने भी ऐसे फोन नंबर्स हैं जिनके थ्रू यहां पर किसी भी तरह का फ्रॉड्स वगैरह हुआ है, फ्रॉड्स होते हैं, फोन नंबर आता है, फोन आता है और कहता है कि हाँ भाई ये पैसे कर दो, लिंक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डिजिटल अरेस्ट, बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं पिछले दिनों में। तो वो जो चीजें हो रही हैं, वो जिन नंबर से हो रही हैं, तो वो नंबर्स यहां पर आपको बैंक्स के थ्रू यहां पर FIUIND के पास पहुंचता है। FIUIND उनको रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन उन फोन नंबर्स को यहां पर ब्लॉक करेगी, बंद करेगी और पता करेगी कहां पर है, कैसे है, रजिस्टर्ड है। तो रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर डाटा, ये उस डाटा को कहते हैं जो कि यहां पर फोन नंबर से जुड़ा होता है। ये पहले भी मैंने पढ़ाया, मोबाइल नंबर को मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क में यहां पर बताएंगे और मोबाइल नंबर की रेवोकेशन लिस्ट देंगे जिसमें डिस्कनेक्टेड नंबर आपके यहां पर रहेंगे, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन उनको डिस्कनेक्ट करेगा, मतलब वो आपस में लिंक करेंगे और इवन डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन इनको ये भी कन्वे करेगा ये नंबर ऐसे ऐसे है, हमने ब्लॉक कर दिया है और इवन इस नंबर से जुड़े हुए जो अदर अकाउंट्स हैं उनको भी आप ब्लॉक कर सकते हो। तो इस तरह की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की जाएगी। स्वान डिफेंस ने एग्रीमेंट साइन किया रॉयल आईसीसी के साथ टू बिल्ड दी वेरियस वेसल्स। तो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री, जिनको हम रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जानते थे किसी टाइम पर, इसने एग्रीमेंट किया है नीदरलैंड बेस्ड ऑफशोर ऑयल एंड गैस वेसल स्पेशलिस्ट रॉयल IHC के साथ। तो रॉयल IHC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल एंड गैस वेसल्स बनाती है, वेसल्स मतलब शिप्स बनाती है ऑयल एंड गैस को लेकर आने जाने के पर्पज से, रॉयल IHC। तो रॉयल IHC जो है वो उसने टाई अप किया स्वान डिफेंस के साथ और ये स्वान डिफेंस के साथ मिलकर यहां पर इंडिया में ही बनाएगी और इवन जो पुराने वेसल्स हैं उनको यहां पर, उनमें यहां पर कुछ वो करना है, बदलाव करने हैं, मेंटेनेंस करना है, उनको चेंजेस करने हैं, तो वो भी किया जाएगा। तो स्वान डिफेंस ने एग्रीमेंट साइन किया रॉयल IHC के साथ जिससे वो वेसल जो है, शिप्स जो है वो बनाएगी और इवन पुराने शिप्स को यहां पर मेंटेन करके दोबारा से उनको नए तरीके से लेकर आना, सामने नया बना देना उनको। सिंगापुर बेस्ड सीट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक कंपनी है और दूसरी हमारे इंडिया की कोचिन शिपयार्ड है। तो कोचिन शिपयार्ड ने सिंगापुर की कंपनी सीट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी के साथ यहां पर टाई अप किया और इस टाई अप के तहत यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर आपका इंजीनियरिंग ऑफशोर सॉल्यूशन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट विद CSL इंफ्रास्ट्रक्चर फैब्रिकेशन फैसिलिटी रिपेयर एक्सपर्टीज, तो कुछ नहीं, वही है, हेडलाइन ही याद रखो, खत्म, ये वाले बस। सिंगापुर की कंपनी है और कोचिन शिपयार्ड है। जिस तरह के इसमें अब ये कंपनी भी वही शिप्स वेसल से जुड़ी है, कोचिन शिपयार्ड भी आपको पता है, बहुत बार हम पढ़ते हैं कोचिन शिपयार्ड ने इंडिया की नेवी को ये शिप प्रोवाइड की, एक
इंडियन कोस्ट गार्ड को ये शिप प्रोवाइड की, तो कोचिन शिपयार्ड भी काम कर रहा। तो बेसिकली कोचिन शिपयार्ड और सीट्रियम जो है मिलकर यहां पर काम करेंगे और यहां पर वही शिप बिल्डिंग, आपका कोई भी उनके द्वारा जो इक्विपमेंट्स और बेहतर करना, और बेहतर इंजीनियरिंग उपलब्ध कराना, और बेहतर सर्विसेज उपलब्ध कराना, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उपलब्ध कराना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस करना, ट्रेनिंग पर्पस, वर्कशॉप पर्पस, तो उस पर्पस से यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है एसओटी का कोचिन शिपयार्ड के साथ। अगली टाइप यहां पर एक कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस यहां पर दिल्ली में होने वाली है 17 से 19 दिसंबर के बीच में, और ये कॉन्फ्रेंस है सेकंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो सेकंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट एक होने वाली है जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुष मंत्रालय के साथ टाई अप किया। तो आयुष मंत्रालय के साथ टाई अप किया डब्ल्यूएचओ ने, और मिलकर सेकंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन की दिसंबर में ऑर्गेनाइज करेंगे। थीम रहेगी रीस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग। रीस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग, इस थीम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एग्रीमेंट साइन किया डब्ल्यूएचओ के साथ टू को होस्ट सेकंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट। ये कुछ रीसेंट समिट्स कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। एक बड़ी ही एक रोचक सी खबर देखने को मिली, और ये रोचक सी खबर आई है एक ट्रेन, आप शायद पिक्चर देख पा रहे होंगे इसकी। सो एक ट्रेन है जिसके पीछे यहां पर ये एक मिसाइल से समथिंग लगी हुई है, और इस मिसाइल को यहां पर लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया बेसिकली। ये मिसाइल क्या है? इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल बेसिकली अग्नि सीरीज की यहां पर 6th वेरिएंट है। दिस इज 6th वेरिएंट ऑफ द अग्नि, और ये यहां पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, 10.5 मीटर लंबी है, डायमीटर 8.2 मीटर है, और यहां पर इसमें 1.5 टन का यहां पर बारूद, गोला बारूद जो है वो लेकर जाया जा सकता है। अब ये ट्रेन क्या चीज क्या है सर? ये बेसिकली एक इंजन लगा और पीछे एक कंपार्टमेंट लगा जिसके ऊपर यहां पर मिसाइल है, यानी कि पूरे देश भर में कहीं पर भी इस इंजन को रेलवे नेटवर्क के थ्रू पहुंचाया जा सकता है और फिर वहां से मिसाइल को दागा जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मेरा शहर जो है वो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, यहां से 15 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर आता है। तो अगर यहां के रेलवे स्टेशन, यहां पर उनको लग रहा है कि इस जगह से, इस लोकेशन से यहां पर फायर किया जा सकता है भाई साहब, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई ये वाली ट्रेन यहां पर हमारे ये रेलवे स्टेशन पे आएगी और यहां से फायर हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब किसी भी लोकेशन, आगे हमारी क्या है, जितनी भी मिसाइल की जितनी भी जगहें हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशंस है, वहीं से ही फायर हो सकती हैं। उन्होंने पूरा तामझाम वहां पर बना रखा है, ऐसे नहीं चलते फिरते कहीं से भी इस तरह की मिसाइल हो जाए, नहीं। अब इन्होंने, इंडिया ने कहा रेलवे से चलाएंगे भाई साहब, रास्ते में चलते चलते हम उड़ा देंगे, जैसे मूवीज में देखते हैं ना, वैसी कुछ चीज है। पर ट्रेन चल रही है, चलते चलते रास्ते में रोकी और फोड़ दिया ऊपर से बम, है ना, मिसाइल गिरा दी, पता ही नहीं लगा कौन सी लोकेशन से कहां से गिरी, है ना। एक हवाई जहाज होता है, एक हमारा एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट से उड़ते उड़ते हवा से गिरा दी, या भाई साहब चलते चलते ट्रेन से उड़ा दिया, कहीं पर भी जा उड़ा दिया, ट्रेन आगे निकल गई, पता ही नहीं चला। तो दिस इज अ मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर में इसलिए मूवमेंट, कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है मोबाइल, है ना। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट पे इसको टेस्ट किया गया। डीआरडीओ ने पार्टनरशिप किया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो कि मिलिट्री आर्म एंड न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, इन्होंने मिलकर इसको अग्नि प्राइम को, अग्नि पी मिसाइल को यहां पर शू करके दाग दिया। ओके, एक एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 62370 करोड़ डील विद एचएएल। एचएएल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ यहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक टाई अप हुआ, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स और बनाए जाएंगे। तो 62,370 करोड़ रुपीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है, और इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो पैसा दिया गया 62,370 करोड़ रुपए, इसके तहत 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स जो हैं वो यहां पर आपके बनाए जाएंगे, और जिसमें 68 तो सिंगल सीट के रहेंगे, 29 ट्विन सीट के रहेंगे। ऑलरेडी हम फरवरी 2021 में ऑर्डर दे चुके हैं इन एयरक्राफ्ट्स का बारे में। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा यहां पे मिटाना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत आएगी बाद में पढ़ने में। ओके, सो यहां पर 62,370 करोड़, तो यहां पर ऑलरेडी 48,000 करोड़, 48,000 करोड़ के लिए 83 एयरक्राफ्ट का हम ऑर्डर दे चुके थे। तो टोटल अब 97 ये 83 है, तो 9 8 170 और 10 और जोड़ दिया तो 180 तेजस एयरक्राफ्ट हमारे पास टोटल अब हो चुके हैं, मतलब होंगे फ्यूचर में जब पूरा बनकर आ जाएंगे।
तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया का ही एयरक्राफ्ट है, इंडिया में शामिल किया गया था आईएएफ में जुलाई 2016 में, और ये यहां पर मिग 21 का रिप्लेसमेंट है आपका फर्स्ट तेजस जेट्स, जिसका मतलब तेजस का यहां पर ब्रिलियंस होता है हिंदी में, तेजस का मतलब यहां पर बताया गया है ब्रिलियंस, और ये 2016 में शामिल किया था। और अब एक टोटल एचएएल के पास कितना ऑर्डर जा चुका, 180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर यहां पर जा चुका है, जो बनाएगा हमारे इंडिया के लिए, डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के लिए। 2026 में वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप यहां पर होने जा रहा है, और ये पहली बार हो रहा है कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो 3 देशों में होने जा रहा है। खैर ये चीज बहुत बार हमने पहले भी पढ़ी है। 26 जून से 19 जुलाई 2026 के बीच में होने जा रहा है फीफा। कहां पर होगा, यूएसए में, मैक्सिको में और कनाडा में होगा, 3 देशों में होगा। तो इन तीनों देशों में यहां पर जो फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये टूर्नामेंट, इस पे 3 मैस्कोट्स इनके द्वारा रिलीज किए गए हैं, 3 अलग अलग देशों के हैं। क्लच जो है वो एक ईगल को रिप्रेजेंट करता, ईगल की तरह है आपका, यूएसए का, प्लेज एज अ मिडफील्डर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि ये मिडफील्ड में खेल रहा है। जायू जो कि जगवार है, जो बीच में है आपका, ये मैक्सिको में है, स्ट्राइकर की तरह रोल प्ले कर रहा है। और मैपल जो है, मूज है जो ये आपका, जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, और ये यहां पर एज ए गोलकीपर अपने आप को देख रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर 3 एनिमल्स और 3 देश रिप्रेजेंट करते हुए 3 एनिमल, और तीनों के तीनों मैस्कोट हैं आपके फीफा के बनाए गए हैं। मिडफील्डर बेसिकली अगर फुटबॉल का ज्ञान नहीं है किसी को, तो फुटबॉल का जिस तरह का ऐसा ग्राउंड होता है, यहां पर एक गोलकीपर, यहां पर एक गोलकीपर है ना, बीच में यहां पर ये लाइन है ना, जो इस टीम का खिलाड़ी है, ठीक है, इस टीम का खिलाड़ी जो यहां पर सबसे आगे यहां पर तैनात रहते हैं खिलाड़ी, इनको हम स्ट्राइकर कहते हैं, जो गोल के सबसे नजदीक रहते हैं दूसरी अपोजिट टीम के खिलाड़ी। ठीक है, मिडफील्डर जो बीच में रहते हैं, और यहां पर डिफेंस वाले होते हैं, डिफेंडर बोलते हैं उनको, जो कि दूसरे लोगों को, दूसरे टीम को यहां पर डिफेंड करते हैं, मतलब कि इस टीम के स्ट्राइकर यहां पर आकर गोल दागेंगे और इस टीम के डिफेंडर उनको रोकेंगे। और मिडफील्डर का काम होता है डिफेंडर से बॉल लेकर और स्ट्राइकर तक पहुंचाना, दैट इज मिडफील्डर। तो मिड में रहते हैं, है ना, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहां पर स्ट्राइकर्स, मिडफील्डर एंड द गोलकीपर, तो जो गोल को बचाता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपके 3 मैस्कोट्स फीफा के द्वारा रिवील किए गए 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। डन एंड डस्टेड फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज शाम को 4 बजे क्लास होगी, इंश्योरेंस की क्लास भी आज होगी, और शाम को 4 बजे वीकली करंट अफेयर्स हम करेंगे, किसकी, सितंबर मंथ की। तो उसमें भी आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आ जाना। थैंक यू सो मच। एंड करते हैं सेशन को, फिलहाल मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे। एंड बाकी भी मैं शेड्यूल आज आपको बता दूंगा कि कल हमारी क्लास कौन सी होने वाली। कल एक बड़ी खूबसूरत बढ़िया सी क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं, बड़ी अच्छी क्लास लेकर आ रहा हूँ कल। यूट्यूब पे कल एक क्लास हो रही है, मज़ा आएगा। आपकी डिमांड थी वो क्लास को लाने की, है ना, बताऊंगा उसके बारे में। थैंक यू।